नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर हमारे डिफेंस सेक्टर से अभी अभी आई है कि लोग हंसते थे भारत के ऊपर कि मेक इन इंडिया कैसे चलेगा। मोदी जी ने बोला करके दिखाऊंगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इंपोर्ट इसलिए किया जाता था, नॉट इसलिए कि हमारे पास उस चीजों को बनाने की फैक्ट्रियां नहीं थी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब अंग्रेज छोड़कर गए भारत को, तो यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां छोड़कर गए और सारा हथियार ब्रिटिश आर्मी का भारत में ही बनता था। हमारे नेहरू जी, क्योंकि लहरों में रहते थे, उन्होंने सारी फैक्ट्रियों को एक एक कर कर बंद कर दिया और दलाली खानी शुरू कर दी, बाहर से इंपोर्ट शुरू कर दिया। आपको जीप घोटाला तो याद ही होगा नेहरू जी का, जिस आदमी की कंपनी की वैल्यू 50 रुपए थी। क्या बोल रहा हूं, 50 रुपए की वैल्यू वाले बंदे को 2-3 हजार करोड़ रुपए का तो इन्होंने, नेहरू जी ने ऑर्डर दे दिए थे। मोदी जी ने ये दुकानदारी करी बंद कि अपना सामान अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को दिए जाए और वहीं से बनाया जाए। इसलिए आज हम बना भी रहे हैं और दुनिया को बेच भी रहे हैं। अब बड़ी खबर आई है तुर्की के एक आसपास की कंट्री से। मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते, इसलिए मैं उमेश जी को बुला लेता हूं कि उमेश जी प्लीज आकर समझाइए कि ये ऑर्डर कहां से आया, क्यों आया, कितनी वैल्यू का है और इसके मायने क्या हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, मैंने सुना है कि एक कंट्री है तुर्की के पास, मुझे तो नाम नहीं पता। आप बताइए कि उसका ऑर्डर कैसे आ गया। और ये जो लोग बोलते थे कि जैसे राहुल गांधी, मेक इन इंडिया की जरूरत क्या है, भाई आपको हथियार चाहिए, चाइना इतने हथियार बनाता है, ले लीजिए। हम वहां से ले नहीं रहे, अपने बना बना के बेची जा रहे हैं। देखिए, तुर्की के पास एक कंट्री है जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले बहुत सालों से। उधर एक डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो कराबाख, जो 2020 में उधर युद्ध चालू हुआ। अभी थोड़ा सा थम हो गया है, पर उस युद्ध में आर्मीनिया को शिकस्त हासिल हुई और अजरबैजान विक्टोरियस इमर्ज हुआ, क्योंकि तुर्की और चाइना ने उसको सपोर्ट किया था। यहाँ तक आर्मीनिया को बहुत होप था कि रशिया उनकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 2011 से 2020 के बीच में आर्मीनिया ने अपनी 93% डिफेंस रिक्वायरमेंट रशिया से ली थी। पर एंड युद्ध के वक्त रशिया ने धोखा दे दिया। तब आर्मीनिया ने क्या किया था कि 2 साल पहले हमसे उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चालू किया और हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने लिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था $250 मिलियन का। ठीक है। उसके अलावा हमने उनको आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया है। लास्ट ईयर हमने आर्मीनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है। ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया है, भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मीनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एंड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मीनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकंड एकदम फायदेमंद भी है, थर्ड कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। भारत कोई भी स्ट्रिंग अटैच करके देता नहीं है कि आप इस पे यूज करिए। भारत को अपने पैसे से मतलब है। ठीक है। अमेरिका आपसे अगर आपको आर्म्स बेचता है तो उसके स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि आप उस कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक जब युद्ध में होता है, गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की। तो 155 आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन। उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया, पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी आर्मीनिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। वो इंडिया के, शायद मेरे हिसाब से थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले लेंगे भारत से। अगर रशिया ने अगर रशिया ने उधर अगर रशिया ने परमिशन दे दिया तो ब्रह्मोस भी भेज देंगे। सुखोई जो जेट्स है जो रशिया बनाता है, पर वो रशिया से लेना नहीं चाहता, वो बोलता है हम इंडिया से लेना चाहते हैं। अस्त्रा अस्त्रा जो मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मैनेजमेंट सिस्टम मिसाइल है, वो भी वो भारत से लेना चाहते हैं। तो एक तरह से उनको समझ में आ गया कि भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और सुमित जी, आपने बरोबर बोला है, 2014 में
हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में शायद अराउंड 45,000 करोड़ था। लास्ट ईयर ये बढ़ के 1,30,000 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है। और लास्ट ईयर आपने देखा है कि हमने 35,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स हमने प्रोसेस किए। ठीक है। और आप और ऐसा है कि भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट स्टेज में है। हमने डीआरडीओ की बहुत निंदा भी की थी जब उन्होंने कावेरी इंजन फेल हुए थे, और हमने ये भी बहुत हमने नहीं बोला सर, था। मैं यहां पर आपको रोकूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितना हमने डीआरडीओ को खींचा है और जो जो चीजें हमने बोली थी इस चैनल के ऊपर, आप देखिए, हमने बोला था कि भाई आपको चोरी करनी पड़े, डाकिया डालना पड़े, किसी से जॉइंट वेंचर करना पड़े, आप कीजिए, लेकिन आप इस चीजों को आगे लेकर जाइए। अपना इंजन खुद बनाने की बजाय किसी के साथ आप जॉइंट वेंचर कर लीजिए। मुझे लगता है उन्होंने हमारी वीडियो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सर हमने तो हमेशा यही बोला है कि नेशनल इंटरेस्ट में बात की है। ठीक है। हम्म। हमने तो क्रिटिसाइज भी किया कि अगर डिसीजंस गलत लिए गए हैं तो वी हैव क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें हमें लगता है कि टैक्स पेयर के पैसे हैं, उसके लिए सबको अकाउंटेबल रहना चाहिए और वो डर भी रहना चाहिए। तो देखिए हमने तो जब गवर्नमेंट में अच्छा काम करते हैं तो हम तारीफ भी करेंगे, और खराब काम हुआ तो हम उसको हाईलाइट भी करेंगे। तो आपने देख ही लिया कि कल जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कल 3 वॉरशिप्स भारतीय नेवी को समर्पित किए थे। ये भारत के अंदर मैजेगन डॉक्स लिमिटेड ने बनाए हैं। ठीक है। और मैंने हमेशा यही समझा है कि भारत की जो डिफेंस कंपनीज है दे आर गुड, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई काम हो नहीं रहा है कि जैसे हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं जिसके कारण स्पेस का लॉन्च कर सकते हैं, तो फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते? ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। इसके लिए हमको लगता है, इसमें हमको दुख भी होता है कि इतने पैसे भी लग रहे हैं, हम ये काम क्यों नहीं कर पाते, जबकि चाइना और पाकिस्तान 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर रहे हैं। देखिए हर जगह भारत सर, खराब मैं भी यहां नहीं है। पर मैं यहां पर आपको टोकूंगा दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तान 6th जनरेशन वॉर जो प्लेन है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ जो उसमें जो अगर टायर पंक्चर होगा तो पंक्चर लगाने का काम ही करेगा। 6th जनरेशन का जो प्लेन है वो चाइना बना रहा है सर। पाकिस्तान वाले सिर्फ वहां पर चेपी लगाने के लिए वहां पर खड़े हैं। देखिए सर आपकी बात सही है, भारत अभी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये ट्राजन है, आकाश के बारे में बताया था, पिनाका के बारे में बताया था। वैसे हमारा एलसीए तेजस भी चल रहा है डेवलपमेंट में। अगर इंजन आना चालू हो गए तो वो भी जल्द हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। उसके अलावा भारत की डिफेंस कंपनीज मोरक्को में इन्वेस्ट कर रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि मोरक्को ने इनवाइट किया है टाटा एडवांस इंफो सिस्टम्स को कि आप हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करिए। ये भारत का फर्स्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसमें वहां पे जाके व्हीकल्स बनाए जाएंगे अफ्रीकन रिक्वायरमेंट्स के कारण। उसके अलावा हमने देखा है कि कितने ज्यादा हमने ड्रोन्स में भी हमने एक बहुत सारा एक तरह से इकोसिस्टम बन रहा है डीआरडीओ में, वहां पे सफलता हमें मिल रही है। और एक इन्होंने एक और एक चीज चालू किया, डीआरडीओ ने भार्गव अस्त्र करके एक ड्रोन सिस्टम भी बनाया जो ये छोटी छोटी मिसाइल्स होती है, माइक्रो मिसाइल्स, वो भी एमिट कर सकता है। और अभी मैंने रिपब्लिक डे परेड के लिए मैंने ये भी देखा कि रोबोटिक डॉग्स भी उसमें पार्टिसिपेट करने यस। वाले हैं। तो एक तरह से भारत का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, चलिए धीरे हो रहा है, चाइना जितना फास्ट नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली इसमें भी मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम करूंगा, क्योंकि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो रफली अराउंड $450 बिलियन है, और हमारा भी डिफेंस बजट है अराउंड $13 बिलियन। कहाँ $13 बिलियन, कहाँ $450 बिलियन, फर्क वहां पे है। चाइना चाइना वहां पे R&D कर रहा है, और चाइना इसके कारण ही बहुत आगे है हमारे से। पर अगर भारत के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के फिनांस मिनिस्टर अगर एक साथ मिलके उनको और फंड्स दे दिया जाए, तो ये जो R&D टेक्नोलॉजी में भारत में जो हथियार बनेंगे, ये भारत के लिए पैसा कमाएंगे। तो भारत के फिनांस मिनिस्टर को भारत के R&D में पैसा लगाने की जरूरत है। डिफेंस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, डिफेंस के अंदर R&D और वेपन्स एक्विजिशन की जरूरत है।
हमारे पास फिगर आता है कि ओवरऑल फिगर, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। सर हमारा डिफेंस बजट 6,25,000 करोड़ का है, जिसमें 4,50,000 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाते हैं और 1,75,000 करोड़ ही उसके अंदर हमको डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी परचेज करने पड़ते हैं और उसके अलावा उसके अंदर R&D भी यूज करना पड़ता है। सर वो बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। और सेकंड सर एक और एक चीज है, आप ये देख लीजिए कि भारत के अंदर अभी जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो 21% है। इसको बढ़ाने की जरूरत है, वहां पे टैक्स इंसेंटिव देने की जरूरत है। भारत के जो कंपनीज है जैसे उनको ग्रेटर, उनको आप रिसर्च DRDO का जो पेटेंट है, रिसर्च है, उनके साथ शेयर करके और एक चीज है, आपने ये भी देखा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत की एक प्रीमियर डिफेंस एजेंसी है, डिफेंस कंपनी है, PSU है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत हद तक फेल हुई है फाइटर एयरक्राफ्ट में। उमेश जी, मुझे लगता है हम अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ। हमने पहले बताइए। बोला कि डीआरडीओ वाइट एलिफेंट है, कोई काम नहीं करते, बाबू लोग सुबह आते हैं, चाय पीते हैं और डकार मारकर घर चले जाते हैं। हमने इनको टैग दिया वाइट एलिफेंट का। आज आपने बोल दिया ये तो काम ठीक कर रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट अच्छी कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे नहीं दे रही। यानी कि आज हमने सुई कहीं और चेंज कर दी। लोग बोलेंगे उमेश जी अपनी बात पर टिक के तो रहिए, आप तो इधर की उधर चेंज होते जा रहे हैं। पहली बात ये। दूसरा, आपने बोला कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। और भाई हमारा कम है, लेकिन हमारे पास दुनिया से ऑर्डर भी आ रहे हैं। चाइना धक्के खा रहा है पूरे दुनिया में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, लेकिन उसे कहीं से ऑर्डर नहीं आता। यानी कि हमारा जो $13 बिलियन का आपने बोला कि हम यहाँ पर हथियार बना रहे हैं या डिफेंस में R&D पे काम कर रहे हैं, वो सिक्के बंद है। वहां पर डॉलर खर्च करके भी कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट किया हुआ सामान है। वो तो मुझे लगता है कई बार देखने में कि भाई ये तो जैसे हमारे पटाखे आते हैं चाइनीज, कभी चल गए कभी नहीं चले, वो वाला हाल है इनके हथियारों का भी। इसीलिए पाकिस्तान ने अभी अभी सैटेलाइट भेजने की कोशिश करी थी, कोलैबोरेशन थी चाइना के साथ, उन्हीं के अपने समुंदर में से निकली है वो। ये तो हालत है चाइनीज माल की। तो इसलिए आप पहले तो भारत की क्वालिटी का कंपैरिजन उनके साथ नहीं कर सकते। अब जो लोगों का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लोग नीचे कमेंट्स में डाल रहे हैं कि भैया आप तो पहले कुछ और बोल रहे थे व्हाइट एलिफेंट, आज आप बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करी है। सर एक चीज बोलिए। सर कोई भी आदमी नालायक तो नहीं रहता ना, वो लायक भी बनते रहते हैं। तो हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हम उनका तारीफ करेंगे ही ना। और अभी बजट आने वाला है और मैं DRDO के लिए ज्यादा बजट की मांग कर रहा हूँ, इसमें फायदा किसका है? तो हमें भी व्हाइट परिस्थिति एलिफेंट की, का। हाँ उसी हिसाब से हमें भी परिस्थिति के हिसाब से हम भी बदलते रहते हैं। देश हित में बदलना हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गिरगिट से भी ज्यादा हमारे रंग है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर नहीं, गिरगिट जो है वो टैग सिर्फ केजरीवाल के पास है, हमारे ऊपर नहीं है। बट मैं आपसे एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने देखा कि जो वॉरफेयर का स्टाइल है वो चेंज होना शुरू हो गया। हम अभी भी, आपको नहीं लगता कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर की सामान है हम उसके ऊपर इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो 6th जनरेशन 7th जनरेशन जिसको हम वॉरफेयर बोलते हैं उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। जैसे चाइना ने 2020 में कोविड को रिलीज किया, एक इनविजिबल वायरस ने पूरी दुनिया को थमा दिया। 3 साल हमारी जिंदगी के खत्म हो गए, हमें रिकलेक्शन भी नहीं है कि हमने क्या काम किया, सिवाय घर में जलेबियां और खाने बनाने के सिवाय हमने कोई काम नहीं किया 3 साल। तो आपको नहीं लगता कि ये जो नया वॉरफेयर है उसके अंदर भारत आगे है पीछे है या अभी सोच रहे हैं? सर पहले तो ये बोलूंगा कि जलेबियों के अलावा बहुत लोगों ने बर्तन भी मांजे, झाड़ू भी मारे, ठीक है, मेड आती नहीं थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बट सही कह रहे हो। फिर एक चीज है कि आपने जो इनविजिबल वायरस की बात की है वो सिर्फ एक ही स्ट्रेन है सर। पाकिस्तान के अंदर ऐसे 4,000 स्ट्रेन चाइना ने उनको दे दिया है, वो डेवलप कर रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इज हैविंग लैब कराची में। टेस्टिंग, हाँ कराची में, जिनके पास 4,000 स्ट्रेन है और वो बहुत ही डेडली है।
तो ऐसा है कि काम बंद नहीं हुआ है उनका, और भारत भी शायद कर रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। और मेरे हिसाब से भारत को भी करना चाहिए, उसको भी चाइनीज के जेनेटिक्स रख के उसी हिसाब से वायरस डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए टेस्टिंग के लिए वो ताइवान भेज भी सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ताइवान और चाइना का एक ही जेनेटिक्स है उन लोगों का, तो हमें भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए। सेकंड, आप जो बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें चाइना बहुत ही आगे है। अपने यहाँ पे उसने अलग से, उन्होंने खुद का क्रोम डेवलप कर लिया, उन्होंने खुद का व्हाट्सएप है उनके पास सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी है, जबकि हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे आज भी हम अभी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जीपीएस में हमने नाविक जरूर बना लिया है, पर कितने लोग नाविक यूज करते हैं? आज कोई भी यूज नहीं करता। मैंने देखा 2 साल पहले बना भी दिया है और बहुत अच्छा भी है, फिर भी आज भी लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं। हमारे पास खुद का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आज भी हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एप्पल का मैकिन्टॉश रहता है। ठीक है, हमारे पास खुद का ब्राउजर भी नहीं है। ठीक है, और हमारे पास डेटाबेस भी नहीं है, ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स है। भारत को इसको बनाने की जरूरत है। और ये भारत की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, ये सिर्फ बॉडी शॉपिंग करके और जो बोलते हैं H1 वीजा पे लोगों को बेच के लोकल कस्टमाइजेशन करते हैं। वहां पे इनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के। इसके अंदर इंफोसिस भी फेलियर है, टीसीएस भी फेलियर है, विप्रो भी है, या सब लोग फेलियर है इसमें। किसी ने काम नहीं किया इसके ऊपर। दो एक कंपनी है जो काम कर रही है, साउथ की चेन्नई की कंपनी है, इट इज डूइंग रिमार्केबल वर्क। मैं इसको उनके लिए अप्रिसिएशन बोलना चाहूंगा। और आपने देखा है कि नारायण मूर्ति जैसे लोग, एलएनटी के लोग, जो चीफ है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो नई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रहे हैं। वो भारत के जो जनता है उनको बंधुआ मजदूर समझते हैं। बोलते हैं दिन में आप हफ्ते में 70 या 90 घंटे काम करिए, ऐसी हालत है। तो मतलब जो माइंडसेट है यहाँ पे जो सीईओस का, वो देख लीजिए प्रोग्रेसिव नहीं है। अब मैं आता हूँ डिफेंस के ऊपर। जब भारत की डिफेंस कंपनीज है, जैसे अदानी है, टाटा है, इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, महिंद्रा है, वी हैव टू इन्वॉल्व विद देम। और आपको एक जान के हैरानी होगी, रिलायंस जो अनिल अंबानी की कंपनी है, वो पहले 2016-17 में यूएस की जो 7th फ्लीट है उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस वो करती थी इंडिया में। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और उसके कारण ऑफसेट क्लॉज में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो मेरे हिसाब से वी हैव अ लेगेसी। हमें उनको बहुत ज्यादा वी हैव टू टैप द पोटेंशियल। सर, रीजन ये है कि सारा जिसको बोलते हैं झक मारती है डीआरडीओ, वही वाइट एलिफेंट। और ये जो सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये आर&डी के ऊपर कोई काम नहीं करते। इनको होता है कि जो रेडीमेड चीज़ है वो हमें दे दीजिए, हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ जो है अमेरिकन कंपनी, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनी से डिफरेंट है। यहाँ पर जो आर&डी है वो प्राइवेट कंपनीज खुद करती हैं, अपना सामान खुद बनाती हैं, और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन के लिए वो गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं। हमारे भारत में सेफ चलने का जो स्यापा है कि भाई बनी बनाई चीज लो, उसी को बनाना शुरू कर दो, उसके चक्कर में कोई आर&डी होती ही नहीं। हर आदमी गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है कि किस तरह से वहां से डेवलपमेंट हो, सारा खर्चा गवर्नमेंट करे, बस मलाई खाने के लिए ये सारे लोग आ जाते हैं। सर आपकी बात सही है, पर कुछ हद तक सही है, पर अभी चेंजेस आ रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स का खुद का आर&डी सेक्शन भी है, और वो काम भी कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी उन्होंने बोइंग के साथ टाई अप भी किया है, तो ऐसे ही बोइंग टाई अप नहीं करेगा आपके साथ। अदानी के साथ भी टाई अप हो रहा है, आपने देखा है, स्वीडिश की कंपनी है ग्रिपेन के साथ। तो मेरा हिसाब से बाहर से ये लोग समझ चुके हैं कि बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, लोकलाइज प्रोडक्शन करो, और फिर बाद में उसको या तो डोमेस्टिक मार्केट में दो या एक्सपोर्ट करो। तो भारत बन रहा है एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो अभी देखिए इस टर्म में जो अभी तो ट्रम्प का टाइम आ चुका है, 3-4 दिन बाद हमें क्लियर दशा मालूम पड़ जाएगी। और आपने देखा है जैसे भी जितने भी हमारे रोड ब्लॉक्स हैं, जैसे आज हिंडनबर्ग ने अपनी दुकानदारी बंद कर दी है, तो मुझे लगता है कि आगे जाके अमेरिकन और इंडियन फर्म्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा, डिफेंस फील्ड में बढ़ेगा, स्पेस में बढ़ेगा, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में बढ़ेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स में बढ़ेगा, ओशन एक्सप्लोरेशन में भी बढ़ेगा। तो बहुत कुछ कोऑपरेशन बढ़ने वाला है सर। चलिए सर,
कॉपरेशन तो ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में भी हमारे साथ बहुत कॉपरेशन की बातें करी गई थी। ठीक है, हमने उसके टर्म के अंदर कुछ बड़े बड़े पुराने जो सांप थे उन्हें परमानेंटली मार भी दिया था, और मुझे लगता है मारने के बाद चाइना भेज दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी चीज़ होती है खाई जाते हैं। तो हमने 370 खा लिया, 35 ए खा लिया, राम मंदिर बना लिया, बाबरी खा गए। तो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम था ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में ये सारे काम हमने कर दिए। अब दूसरी टर्म में क्या कुछ हम खाने वाले हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन सर, आज जो न्यूज़ थी हमने शुरू करी कि आर्मेनिया को जो हमने ये हथियार बेचने शुरू करे हैं, आर्टिलरी गन्स जो हमने बेचनी शुरू करी हैं, इससे कई लोगों के पेट पे दर्द होने वाला है। उन्हें पचेगा ही नहीं कि ये हो क्या गया। उन्हीं के बैकयार्ड में जाकर वो कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। हमने उन्हीं के बैकयार्ड में उन्हीं के दुश्मनों को सपोर्ट करना हमने भी शुरू कर दिया। आप इधर देखेंगे तो हम उधर आपको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और यही मोदी जी का नया भारत है। आपने एक स्टेटमेंट पहले लिया था कि भाई जो स्टेन्स हैं चाइना ने डेवलप करे 6th जनरेशन 7th जनरेशन वॉरफेयर के लिए, और पाकिस्तान उन्होंने भेज दिए 4000 से ज्यादा स्टेन। लोग बहुत कहते हैं कि वहां पर स्टेन भेजने की जरूरत क्या थी, पाकिस्तान तो खुद एक स्टेन है। तो प्लीज वहां पे मुझे लगता है चाइना वालों ने बेवकूफी करी है, इतने स्टेन भेज दिए हैं। बट एनीवेज, ये चाइना और पाकिस्तान का अपना इंडिविजुअल मामला है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक, वेयर आई हैड टोल्ड, जब ये कोविड चल रहा था उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना के पास इंडिया के सभी का डीएनए की रिपोर्ट है, जो कोविड के टाइम पर आपके सारे डाटा को चोरी कर लिया था एम्स में से और वेस्ट बंगाल के जो हॉस्पिटल्स हैं, ताकि वो देखें कि आपके ऊपर कौन सी मेडिसिन काम करती हैं कौन सी नहीं करती। उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड वायरसेस उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, और टेस्ट हो रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, वही जो खुद एक स्टेन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगला वॉरफेयर हथियारों से नहीं होगा, ये बायोलॉजिकल वॉर्स होंगे, ताकि एक वायरस छोड़ा और पूरी की पूरी कंट्री को तबाह कर दिया, एक ऐसा इनविजिबल वायरस। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि आगे जो युद्ध है वो और खतरनाक होने वाले हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत छोटा लगेगा उसके सामने, इसलिए सतर्क रहें और अपने आप को बचा के रखें। सर, आपने एक चीज और नोट किया, आखिरी चीज आपको बता रहा हूं मैं आपको, कि बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था कि चाइना में नया वायरस आ गया है, HMPV वायरस का नाम भी दे दिया, जबकि चाइना में इतना सा भी कहीं भी कोई असर नहीं था, कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन नहीं थे, कोई इमरजेंसी नहीं थी, और ना ही कोई लाशें बिछी थी। ये भी आपको नहीं लगता कि ये भी वॉरफेयर का एक तरीका है जो भारतीय मीडिया हमारे साथ रोज करता है? सर, आपको जान के आपको समझना पड़ेगा कि चाइना वहां पे भारतीय अखबार में सबसे ज्यादा उनको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू देता है, तो वो चाइना का प्रोपेगेंडा लेके आएंगे ना सर। चाइना तो वॉशिंगटन पोस्ट को भी खरीद के रखा है उसने। जब अमेरिकन अखबार को खरीद चुका है तो भारतीय अखबार की क्या हैसियत है। ब्रिटिश अखबार उनके प्रोपेगेंडा छापते हैं, जो अप्रूव होते हैं CCP से। तो और क्या चाहिए सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारा जो मेरी जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी थी, मेरी जो पहली या सेकंड वीडियो थी वो थी ही ये कि चाइना ने हमारे मीडिया हाउसेस को खरीद लिया है और वो अपना एजेंडा चलाते हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो वॉरफेयर में ये भी बहुत बड़ा एक हथियार होता है, इसलिए बार बार बोलता हूं इससे बचकर रहें, क्योंकि ये नैरेटिव्स बनाते हैं और हमारे दिमाग में एक ऐसा पिंक हाथी डाल देते हैं। ना तो पिंक हाथी कोई होता है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं, उसी में दिमाग हमारा खराब होता है। तो प्लीज इन सारी चीजों से भी बच के रहने का टाइम आ गया है। सर, थैंक यू सो मच। आज जो आपने अच्छी न्यूज दी है कि व्हाइट एलिफेंट अभी व्हाइट नहीं रहा, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। थोड़े से पैसों की कमी है, वो भी इस बार बजट में मिल जाएंगे, और हमारे जो हथियार हैं वो एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, विच इज नाउ टेकिंग अप, एक स्पीड पकड़ रहा है वो। तो ये जो 35,000 करोड़ का हमने लास्ट ईयर किया था, मोदी जी ने बोला भी था कि मेरा 1 लाख करोड़ का टारगेट है अगले 2 साल में। अब देखते हैं कि क्या ये टारगेट पूरा होता है या नहीं होता। थैंक यू सर। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।